हेलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार भाई। कल स्ट्रेटेजी के क्लास 1 अवार्ड्स डिस्कस करे थे और उसमें हमारा पहला टॉपिक था भारतन। भारतन चल रहा था, ऑफलाइन क्लास से क्लास आपके लिए लाइव है। भारतन का क्लास नंबर 2 जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और उसमें स्ट्रेटेजी को कैसे कवर किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, लास्ट हमने जो पढ़ा था वो है 1998 में एम सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, महत्वपूर्ण। अगर फिर उससे आगे पूछ ले, बहुत ध्यान से, वैसे तो हम बार बार उनका डिस्कस करते ही रहते हैं। एक इकोनॉमिस्ट जिन्हें मिला 1999 में, इनका नाम कई बार हम लिखते हैं और इनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। आप सब जानते हो अमर्त्य सेन का नाम, आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा क्योंकि ये बार बार पेपर में आया है, पेपर में आता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। एक ऐसे भारतीय जिन्होंने एचडीआई के बारे में अवधारणा दी। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसके बारे में लिखने वाले भारतीय। अच्छा, एचडीआई के बारे में जो इन्होंने अवधारणा दी थी वो कब दी थी भाई? 1998 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में इन्होंने लिखा था। अब भारत सरकार को इनको अवार्ड देने की क्यों सूझी? क्योंकि इन्होंने 1998 में जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज होता है ना, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1998 में इनको मिल गया था। 1998 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इनको मिल गया था, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार को भी ये आइडिया आया कि आइडिया भाई, ठीक है, हमें भी क्या करना चाहिए, एक अवार्ड देना चाहिए। किसको? अमर्त्य सेन को। 1999 में अमर्त्य सेन को अवार्ड दिया गया। एचडीआई के बारे में इन्होंने क्या किया था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अवधारणा दी थी। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ये व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे आपके अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन, ठीक है। आप एचडीआई के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि भाई यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 से हर साल इसके बारे में रैंकिंग जारी करता है। इसके बारे में रैंकिंग जारी करता है। अमर्त्य सेन की बुक 50 बार लिखवा ली, एक बार फिर से 51वीं बार रिपीट करेंगे। द होम इन द लैंड, द होम इन द लैंड। और दूसरी आपकी कौन सी? द होम इन द लैंड के अलावा दूसरी बुक कौन सी है? द आर्ग्यूमेंट्री इंडियन, द आर्ग्यूमेंट्री इंडियन, आर्ग्यूमेंट्री इंडियन भाई, आर्ग्यूमेंट्री इंडियन, द होम इन द लैंड। ये दोनों ही पुस्तकें किसकी हैं भाई? ये दोनों पुस्तकें हैं अमर्त्य सेन की। किसकी हैं? अमर्त्य सेन की हैं, ठीक है। जो बच्चा 2023 के अंदर ही इस क्लास को देख रहा है, एचडीआई की रैंकिंग 132 थी इंडिया की, और एचडीआई में पहला स्थान 2023 में किसने हासिल किया था? ये हासिल किया था भाई एक देश है जिसको आप बोलते हो स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपके सपनों का देश जो है, बहुत प्यारा देश है भाई। भारत के बाद दूसरे चौथे नंबर पे आपके लिस्ट में आता होगा, थोड़ा बहुत तो सुना होगा इसके बारे में, स्विट्जरलैंड भाई, ठीक है। तो 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया था। किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था। चलो, इकोनॉमिस्ट हैं इस वजह से हमने लिख लिया क्योंकि मेरे जितनी भी हमने अब तक पढ़ा उसमें कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं था, किसी भी अर्थशास्त्री का नाम नहीं आया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे देख लिया। इसके साथ साथ इसके जो इनके जीवन की जो कुंडली थी वो भी हमने साथ के साथ निकाल ली, ठीक है। फिर आ जाता है साल 2001 की बात आ जाती है। कब की बात आ जाती है? 2001। और साल 2001 के अंदर, 2001 के अंदर जो पुरस्कार मिलता है, 2001 में जो पुरस्कार मिलता है वो किसको मिलता है भाई? लता मंगेशकर को। जैसे कल सिंगर के बारे में बात हो रही थी, लता जी की रिसेंटली आप सबको पता होगा डेथ भी होगी थी भाई। लता मंगेशकर की रिसेंटली क्या होगी थी? डेथ भी होगी थी, ठीक है। लता मंगेशकर की रिसेंटली डेथ होगी थी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1990 में बना था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पे? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। 2001 में लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया जिसका नाम क्या था? भारत रत्न। क्या नाम था भाई? भारत रत्न। भारत रत्न हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान था और ये किस साल दिया गया था भाई? साल 2001 में। कब दिया गया था? 2001, ठीक है। लता मंगेशकर को आप जानते होंगे, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
सवर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है भाई? लता जी को सवर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी महिला सिंगर कौन थी भाई? दूसरी महिला सिंगर का क्या नाम था? लता मंगेशकर। इनकी रिसेंटली डेथ हुई थी और लता मंगेशकर जी के नाम पे अवार्ड भी स्टार्ट किया गया था। लता मंगेशकर के नाम पे अकादमी की बात करूं मैं, अकादमी खोली गई, अवार्ड स्टार्ट किया गया। तो वो गवर्नमेंट कौन सी है? कहां की स्टेट गवर्नमेंट है? एमपी, मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा ये भी याद रखना भाई, अकबर के दरबार में रहने वाले तानसेन के नाम पे भी क्या देती है? तानसेन के नाम पे भी पुरस्कार देती है। अकबर के दरबारी का क्या नाम था? अकबर के यहाँ पे जो सवर वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भाई, ठीक है, जो गायक उसके दरबार में रहा करते, उसका नाम क्या था? तानसेन। क्या नाम था? तानसेन के नाम पे भी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। लता मंगेशकर के द्वारा इससे पहले पद्म पुरस्कार भी जीते जा चुके हैं। इन्होंने क्या किया? पद्म पुरस्कार भी जीता है। और एक पद्म पुरस्कारों से भी सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वो कौन सा है इसका? दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसके द्वारा जीता गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसने जीता है, ठीक है। इसके द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार भी जीते गए हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों के भी विजेता ही हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े पुरस्कार उनकी भी विजेता है। कौन है ये भाई? हमारी महत्वपूर्ण गायिका लता मंगेशकर। लगभग सबने नाम सुना होगा भाई, लता मंगेशकर। पद्म भूषण इनको 1969 में मिला था, 1969 में मिला था, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 1989, करंट में सारे लिखवाए हुए हैं भाई ये, ठीक है, 1989 में मिला था। और पद्म विभूषण की जब बात करोगे तो ये कब मिला था? 1999 में मिला था, 1999 में मिला था। कब मिला था? 1999 में ये पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, पद्म भूषण 1969 में, और पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1999 के अंदर। 2001 में ये पुरस्कार दो अन्य व्यक्तियों को भी मिलता है, और वो दो अन्य व्यक्ति कौन है? हालांकि उनमें से आप एक का नाम तो आपको पक्का याद रखना पड़ेगा। दो अन्य व्यक्ति कौन है भाई? दो अन्य व्यक्तियों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां को मिलता है। किसको मिलता है भाई? बिस्मिल्लाह खां को, बिस्मिल्लाह खां को मिलता है। और अन्य व्यक्ति, चलो उसके नाम पे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता देता हूं उसका नाम भी। वैसे ये नहीं पूछेगा कि इनको कब मिला था, लेकिन फिर भी इनके नाम पे जो प्रश्न आएंगे ना वो आपसे जरूर पूछ लेगा, ठीक है। गोपीनाथ, गोपीचंद लिख दिया मैंने गलती से, गोपीनाथ बारदोली भाई। क्या नाम है? गोपीनाथ बारदोली को मिला था, गोपीनाथ बारदोली को मिला था, ठीक है। गोपीनाथ बारदोली से वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है भारत आपसे ना भी पूछे। गोपीनाथ बारदोली का एक तो संबंध पूछेगा, कहां से है, तो ये ध्यान रखना भाई, असम के प्रथम सीएम थे। असम के फर्स्ट सीएम का क्या नाम था? असम के प्रथम सीएम का क्या नाम था? गोपीनाथ बारदोली। क्या नाम था? गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली के नाम पे आप लोगों ने एयरपोर्ट सुना होगा। क्या सुना होगा? एयरपोर्ट। गोपीनाथ बारदोली के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां पे है? गुवाहाटी। कहां पे है? गुवाहाटी। कहां पे भाई? गुवाहाटी। इसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा था जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, जो नेफा जिसको हम बोला करते, वहां से हमारी संविधान सभा का हिस्सा कौन था? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा कौन था? हमारी संविधान सभा का हिस्सा नेफा की तरफ से कौन था भाई? उस व्यक्ति का भी क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था गोपीनाथ बारदोली। क्या नाम था? गोपीनाथ बारदोली। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर लाइंस, नेफा वाले एरिया से। नेफा किसका पुराना नाम था? आप सब जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश को 1987 से पहले हम क्या कहा करते? नेफा। क्या कहा करते? नेफा। नेफा अरुणाचल प्रदेश के ही का ही नाम था। एक व्यक्ति कौन है भाई? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। और मेरे ख्याल से सबने, मेरे ख्याल से चाहे मैं पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा, उससे पहले भी सबने सुन रखा होगा कि ये व्यक्ति जो है ना, ये सेनाई वादक था। ये क्या है? सेनाई वादक भाई। बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक है। मैंने कहा भाई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, जो नेफा वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, असम अरुणाचल पहले थे, 1987 में बनाया अरुणाचल प्रदेश। तो कब बना? 1987। 24वें राज्य के रूप में मान्यता मिली है। कब मिला है? 24वें राज्य के रूप में मान्यता मिली है। कब मिली है? 1987। 1987। 25वां गोवा 1987, 23वां मिजोरम 1987। अब सुन, नेफा से संविधान सभा के, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान का निर्माण किया था 1946 में बनी थी, उसके मेंबर कौन थे? गोपीनाथ बार। असम के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोली। एयरपोर्ट गुवाहाटी वाला किसके नाम पे? गोपीनाथ बारदोली के नाम पे।
जी सर। बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक, सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक हल्का फुल्का क्वेश्चन तो ये बन गया 1947 देश की आजादी सेनाई बनाई गई। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर सेनाई किसके द्वारा बजाए गए थे भाई? लाल किले पर सेनाई। बिल्कुल थका हुआ क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन भाई। 15 अगस्त 1947 को सेनाई वादक कौन थे? उसका नाम क्या था भाई? बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां। भारत के, कल मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही ये बताया था कि भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान है। कितने सम्मान है? 4 सर्वोच्च सम्मानों के बारे में बताया था। भारत रत्न है, फिर कौन सा है? पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, और फिर क्या आता है? पद्मश्री। क्या आता है? पद्मश्री। ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको चारों सम्मान मिले हैं? चारों सम्मान हासिल करने वाला व्यक्ति कौन है? चारों सम्मान जिस व्यक्ति को मिले हैं उस व्यक्ति का क्या नाम है भाई? बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां को चारों के चारों सम्मान आपके मिले हुए हैं। ऑल द 4 अवार्ड्स, चारों के चारों सम्मान मिले। किसको मिले हैं? बिस्मिल्लाह खां को। किसको मिले हैं? बिस्मिल्लाह खां को मिले हैं। देखो भाई, बिस्मिल्लाह खां से याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री जो अवार्ड है वो मिला था साल 1961 में। कब मिला था? 1961। ठीक है। अगर फिर इसके बाद में बात करूंगा, इनको पद्म भूषण मिला था। कौन सा मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था भाई? ये मिला था 1968, 1968। और तीसरा क्या है आपका? इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था पद्मश्री। क्या नाम था? पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, और लास्ट कौन सा हो गया? अंतिम आपका कौन सा हो गया? सबसे बड़ा कौन सा हो गया? विभूषण। और पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो कब मिला था? 1980 के अंदर मिला था, 1980 में मिला था। और चौथा अंतिम पुरस्कार जो आपका कौन सा है? वो कौन सा है? भारत रत्न, जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, वो किस साल में मिल गया था? भारत रत्न इनको कब मिला था? 2001। कब मिला था? 2001 में। कब मिला था? 2001। ठीक है, 2001 में इनको मिल गया था। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई देखो एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो, समझ में ना आ तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, संगीतकार वंगीतकार तुम्हारे पेपर में पिछली बार एक दो चार ज्यादा आगे थे, तो मतलब हर तरीके के पेपरों में आजकल आ रहे हैं। तो एक नाम और हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो 2008 में है। 2008 में जिस व्यक्ति को मिला उसका नाम क्या है? भीमसेन जोशी। क्या नाम है? भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। पंडित के बिना ये नाम क्या रहता है? अधूरा रहता है। कन्नड़ भाषा, कर्नाटक की भाषा, कर्नाटक से संबंधित पंडित भीमसेन जोशी। और भीमसेन जोशी को यह अवार्ड कब मिलता है? साल 2008। कब मिलता है? 2008 के अंदर। 2008 के अंदर भीमसेन जोशी को यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, भीमसेन जोशी को अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ख्याल सिंगिंग जो होती है, ख्याल संगीत जो होता है, ख्याल संगीत से संबंधित थे। ठीक है, और आपका कौन सा घराना था भाई? किराना घराना जो होता है उससे संबंधित व्यक्ति का क्या नाम था? ये व्यक्ति कौन थे भाई? ये व्यक्ति थे भीमसेन जोशी। कौन थे भाई? भीमसेन जोशी। ठीक है भाई, 1985 में एक फिल्म आई थी, आंखें वगैरह कोई फिल्म है, देख लेना अपना कोई हो तो। आंखें कोई फिल्म है, उसमें संगीत देने के कारण इसको बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था इसको। किसका अवार्ड मिला था? बेस्ट सिंगर का अवार्ड। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होते हैं उनमें बेस्ट सिंगर का अवार्ड इसको किस वर्ष में मिला था? 1985। इसकी फिल्म का क्या नाम था भाई? फिल्म का नाम था आंखें। क्या नाम था? आंखें फिल्म के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया था। आंखें फिल्म के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया था। तो एक नाम और याद रख लेना, भीमसेन जोशी है भाई। ख्याल सिंगिंग, किराना घराना, इसके अलावा हारमोनियम वादक के तौर पे भी। किसके तौर पे भाई? हारमोनियम वादक कौन है? ये नाम जब आएगा हारमोनियम वादक कौन है, तो भी आंसर आपका क्या होगा? भीमसेन जोशी। क्या होगा? भीमसेन। हारमोनियम वादक के साथ सिंगिंग करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? भीमसेन जोशी। क्या नाम है? भीमसेन। ईयर कौन सा भारत रत्न का? 2008। क्या नाम है? 2008। ठीक है, चलिए फिर मैं यहां पे बात करूंगा सीधा साल 2014 की। ठीक है, 2014 की। और 2014 में हम क्या बात करेंगे? सबसे कम उम्र में भारत रत्न विजेता कौन है भाई? सबसे कम उम्र में भारत रत्न विजेता कौन है? तो मैंने बार बार क्वेश्चन आपको लिखवा रखा है।
बार बार बता रखा है। 2014 में सीएन राव को भी मिला था। किसको मिला था? सीएन राव। एक व्यक्ति और थे, सीएन राव को भी मिला था। लेकिन यहां हम किसका नाम ले रहे हैं? 2014 में जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न विजेता है उसका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है। किसी भी खिलाड़ी को आज तक भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर वाला 8-9 क्या हुआ था? 8 में अनाउंस हुआ था भीमसेन जोशी जी वाला, और 9 के अंदर वो बांटा गया था। ठीक है, 26 जनवरी 2009 को मिला था, इसलिए 2008-9 है। किसी की गलती नहीं है उसमें, मतलब ये इस बात को आप गलत नहीं कहोगे। 2008 में अनाउंस हो गया था, 9 में उसको दिया गया था, तो भीमसेन जोशी वाला 9 भी हो सकता है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न विजेता कौन है? सचिन तेंदुलकर है। कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर है। अब ये भी ध्यान रखना, भारत रत्न पहली बार किसी खिलाड़ी को दिया गया था। पहले खिलाड़ी जिन्होंने भारत रत्न का पुरस्कार जीता वो कौन थे भाई? उनका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। पहले खिलाड़ी जिन्होंने भारत रत्न का पुरस्कार जीता था वो कौन थे आपके? सचिन तेंदुलकर। क्या नाम था? सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को कितनी आयु में मिला था? 41 ईयर ऑफ एज, 41 वर्ष की आयु में मिला था। ज्यादा आयु का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि मरणोपरांत भी दे रहे हैं हम। हाँ जी, किसी और खिलाड़ी को नहीं मिला है, इवन मेजर ध्यानचंद को भी नहीं मिला है। ठीक है। दूसरे, मतलब पहले, मैं तो इनसे भी पहले कहूंगा, एकमात्र, चलो इनको मिला अच्छी बात है, लेकिन डिजर्विंग खिलाड़ी भारत में कौन है इस पदक के लिए? वो है मेजर ध्यानचंद, उनको नहीं मिला है। भाई पहले खिलाड़ी कौन थे? इनका नाम था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत पुरस्कार दिया गया था। 41 वर्ष के जब इनकी रिटायरमेंट हो गई थी 1973 में, 24 अप्रैल 1973 को जन्म है इनका। ठीक है भाई, सचिन तेंदुलकर मेरे ख्याल से आप सारे जानते होंगे। इनकी बुक का नाम प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक का नाम है भाई? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब का नाम है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक का नाम भाई? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई टेस्ट क्रिकेट हो जाए, वनडे क्रिकेट हो जाए, टेस्ट में, वनडे में सर्वाधिक रन पूछ ले आपसे, टेस्ट में वनडे में सर्वाधिक रन किसके हैं? ठीक है। सर्वाधिक शतक किसके हैं? सबसे ज्यादा शतक किसके हैं? ठीक है। सबसे पहला दोहरा शतक ओडीआई में, सबसे पहला दोहरा शतक ओडीआई में किसने बनाया था? सबसे पहला दोहरा शतक ओडीआई में किसने बनाया था भाई? ये भी किसने बनाया था? सचिन ने बनाया था, 2009 में बनाया था, ग्वालियर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। किसके अगेंस्ट बनाया था भाई? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाया था। ठीक है। सबसे टेस्ट में, वनडे में सर्वाधिक रन, सर्वाधिक शतक, सबसे पहला दोहरा शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2009 में। ठीक है। इसके अलावा इस बार जो भारत में भारतीय चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है 2023 की बात कर रहा हूं मैं, चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ठीक है। ये किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर। रिसेंटली आपने सुना होगा महाराष्ट्र ने स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया भाई? स्माइल एम्बेसडर बनाया किसको? सचिन तेंदुलकर को। किसको बनाया है? स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। लिटिल मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। कई जगह ना सुनील गावस्कर भी दिया मिलता है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। ठीक है। कई जगह सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर लिख देते, तो वैसे दोनों का नाम देगा नहीं किसी कारण से भी। सन्नी डेज, सुनील गावस्कर खिलाड़ी रहे हैं हमारे, उनकी पुस्तक है सन्नी डेज, उन्हें भी लिटिल मास्टर कहा जाता है। इनको वहां जहां भी ये लिखा मिलेगा ना कि सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर, यहाँ पे उनको यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर लिख देते हैं। ये दो थोड़ा सा दोनों को ही कहा जाता है प्यार से। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है भाई। दूसरे व्यक्ति कौन थे 2014 में जिनको मिला था? उनका नाम क्या था? CN राव। क्या नाम है? CN राव। ठीक है। CN। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपना एम्बेसडर किसको बनाया है? वोट प्रतिशत जो लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के, सॉरी लोकसभा विधानसभा के चुनाव, उसमें वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़े, उसके लिए सचिन तेंदुलकर को एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है। इनको कब मिला था? 2014। कब मिला था? 2014 के अंदर मिला था। ठीक है, 2014 में। ठीक है। जब यहां चलिए 2015 में ये दो व्यक्तियों को दिया गया। एक व्यक्ति है मदन मोहन है मालवीय, और दूसरे व्यक्ति कौन है? अटल।
अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में दो व्यक्तियों को मिला, एक तो मदन मोहन मालवीय और दूसरा कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। मदन मोहन मालवीय से आपको याद होगा 1916 फाउंडर हैं बीएचयू के, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर का क्या नाम है भाई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर का क्या नाम भाई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय इनका पूरा नाम है, ठीक है। 1916 में की थी। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके पेपर में, लखनऊ समझौता हुआ था, सबको पता होगा ना, लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ समझौता जिसको आप बोलते हो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट भी कब हुआ था? 1916। कब हुआ था? 1916। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर हैं, मॉडरेट नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और आपके मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के नेता एक साथ आए थे। मतलब पहली बार कांग्रेस इकट्ठी हो गई थी भाई। नरम दल, गरम दल, सूरत विभाजन 1907 में कांग्रेस दो भागों में टूटी, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग, एमएल का मतलब है मुस्लिम लीग, और कांग्रेस इकट्ठी आई 1916 में। इस समझौते को क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता का महत्वपूर्ण शख्स कौन है? जिस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये संकलन कराने के पीछे जो व्यक्ति योगदान है उसका नाम है तिलक। क्या नाम है? तिलक। ऐसा कहते हैं तिलक की वजह से पॉसिबल हुआ था। लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि इस लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था? विरोध किसने किया था? विरोध करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था भाई? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा विरोध किया गया था किसका? लखनऊ समझौते का। लखनऊ समझौता हुआ कब? 1916। कराने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह समझौता कराया गया था, ठीक है। अगला व्यक्ति कौन है भाई? देश में फिर पहले बीजेपी से पहले प्रधानमंत्री, मान लो बीजेपी बनने के बाद तो वैसे तो मोरारजी देसाई भी नॉन कांग्रेसियन थे। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भाई का नाम सुना होगा आपने। इनके बर्थडे पे हैप्पी हैप्पी बर्थडे जब होता है तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे का मतलब क्या है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है भाई? सुशासन दिवस किस दिन मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को हर साल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका भी बर्थडे 25 दिसंबर का है, मदन मोहन मालवीय का। रामदेव, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन, उसका बर्थडे भी कब का है? 25 दिसंबर का। कब का भाई? 25 दिसंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल तौर तरीके से बनता है, सबसे कम दिनों तक पीएम, सबसे कम दिनों तक पीएम रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सर्वाधिक दिनों तक पूछे तो 18 साल रहा लगातार, 1946 से 1964 तक कौन रहा है? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सबसे कम दिनों तक पीएम 13 डेज, 13 दिनों तक पीएम कौन रहे थे भाई? ये कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिनों तक पीएम रहे थे? 13 डेज तक, 13 दिनों तक पीएम रहे थे भाई। एक बार में कितने दिनों तक पीएम रहे थे? 13 दिनों तक पीएम रहे थे। बस सबसे कम रिकॉर्ड है, सबसे कम का रिकॉर्ड इनके नाम है, ठीक है भाई। अटल सुरंग, अटल टनल, भारत की सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? रोहतांग मार्ग। हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग मार्ग है, रोहतांग मार्ग पे भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है सर? भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है अटल। क्या नाम है? अटल सुरंग जो है वो भारत की, हिंदुस्तान की सबसे लंबी सुरंग है। और अटल सुरंग आपकी कहां पे है? याद रखना, रोहतांग कहां पे पड़ता है? रोहतांग एक पास है, रोहतांग एक दर्रे का नाम है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, रोहतांग पास से ये भी ध्यान रख लेना, रोहतांग पास जो ना, रोहतांग दर्रा, वहां से दो नदियों का उद्गम होता है। ओरिजिन ऑफ टू रिवर्स, दो नदियां वहां से निकलती हैं। एक नदी का नाम है रावी और दूसरी नदी का क्या नाम है? व्यास। भाई देखो सुनो, व्यास नदी जहां से निकलती है वो रोहतांग का नीचे वाला हिस्सा है जिसे व्यास कुंड कहा जाता है, और रोहतांग के ऊपरी भाग से, अपर पोर्शन से, ऊपरी भाग से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है?
उसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी। रावी ऊपरी भाग से निकलती है और व्यास कहां से निकलती है? लोअर पोर्शन से, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यासकुंड। क्या कहते हैं? व्यासकुंड। हाँ जी बोलिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद लॉन्गेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड टनल भाई, श्यामा प्रसाद टनल। चेनानी निसारी का तो नाम में बदल दिया भाई, चेनानी निसारी का तो क्वेश्चन को नहीं रहा। अटल सुरंग ऊंचाई पर स्थित चेनानी निसारी। भाई पहले एक क्वेश्चन आ रहा था, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, अब कौन सी है? अटल। अंडरग्राउंड टनल है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? जनसंघ के फाउंडर हैं 1954 में। भाई भारत में लोकसभा से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह का नाम बदल के किसके नाम पे रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ भाई ब्लैक टी शर्ट बोल बोल क्या कौन है उनकी? सही ना कहता, पहाड़ा के बीच में कभी पहाड़ा के बीच में कभी आ रहे भाई। देखो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी कौन सी योजना में पीएम बने थे? 98 वाले में, 97 98 चुनाव था जो। भाई इनके टाइम पे 1998 में, 1998 में भारत ने क्या करा था? परमाणु परीक्षण करा था। परमाणु परीक्षण किया था कहां पे? थार मरुस्थल। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? सदैव अटल। समाधि स्थल का क्या नाम है? सदैव अटल। सदैव अटल समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी का। 1998 में परमाणु परीक्षण करा थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। कहां पे? थार डेजर्ट, राजस्थान। इसी के टाइम पे हुआ था बेटा, इसी ने करवाया था। यही महत्वपूर्ण योगदान। नहीं, दो प्याज महंगे, प्याज महंगे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर मैं। क्या होता था, रेडिएशन निकलती है तो उसको ठंडा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है प्याज। ठीक है। बहुत सी जो नासा वासा, ये जो नासा कह रहा हूं मैं, जितनी भी यूएसए वगैरह की एजेंसी, सारी एजेंसियों की नजर थी, सैटेलाइट से भी नजर थी। ठीक है। वो कहते थे कि भारत वाले परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, पूरे पूरे चांस थे। लेकिन ये क्या कहा करते कि कोई परीक्षण नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंटेलिजेंस वाले छोड़ रखे थे वो तो क्या करते, कुछ नहीं करते, प्याज डाले हैं और निकाल ले हैं। ठीक है। प्याज किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठंडक के लिए। और उन दिनों में प्याज की कीमत मतलब 1998 में आसमान छू गई थी एकदम, सोच उस समय के अनुसार 100 से ऊपर। तो आप समझ सकते हो, ये हमने ने भी सुनी थी सर ये कहानी, इसके बारे में ज्ञात है। तो थार मरुस्थल में राजस्थान में शक्ति नाम से परमाणु परीक्षण हुआ था। किस नाम से हुआ था? शक्ति नाम से परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है। किस नाम से? शक्ति। भाई देखो 2003 में, 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे कौन सी परियोजना आई थी? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट आया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? जो भारत के 4 महानगर हैं, 4 महानगर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, इनको जोड़ने की जो परियोजना थी ना, उसको कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कब आई थी? 2003। ये जो गलियारा बनाया गया, इसकी लेंथ कितनी है? 5846 किलोमीटर है। ये जो गलियारा बनाया गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो गलियारा है, इसकी लेंथ कितनी है? 5846 किलोमीटर। ग्रामीण सड़क योजना आई थी भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे। ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना आई थी
ठीक है, कौन सी योजनाएं थी? ग्रामीण सड़क योजना, जब देश के पीएम थे हर गांव को जोड़ने की कवायद शुरू हुई थी भाई, सड़कों से, पक्की सड़कों से हर गांव को जोड़ने की योजना कवायद शुरू हुई थी साल 2000 में। 5846 भाई इनकी लेंथ है चरवा के बीच की। 4 महानगर देश के 58% ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट करते हैं, 58% ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट करते हैं। साल 1999 में इन्हीं के समय पे कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, और कारगिल युद्ध को भारत ने जीता था किसके साथ है? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा था? ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था भाई, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। ठीक है, ये अभी चंडीगढ़ पुलिस वाले में पूछा भी गया था तुम्हारा, ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, और कारगिल जो है वो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? कारगिल आपका जास्कर रेंज में है भाई। ठीक है, कारगिल कौन सी रेंज में है? जास्कर रेंज में है। कारगिल कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? जास्कर। आप सबको पता होगा भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, और ये ज्यादातर, मैंने कहा पूरा नहीं, ज्यादातर एरिया इसका कहां पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और जास्कर रेंज में 2 शहर हैं। जास्कर रेंज में एक शहर कौन सा है भाई आपका? कारगिल। कौन सा है? कारगिल। और इसके अलावा भारत का सबसे ठंडा शहर कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा शहर है सर द्रास। कौन सा है भाई? द्रास। और द्रास भी कौन से उसमें है? द्रास आपका किस रेंज में पड़ता है? जास्कर रेंज में। कौन से रेंज में पड़ता है? जास्कर। द्रास और ये कारगिल दोनों किस में है? जास्कर रेंज में। किस में है? जास्कर रेंज में है। अच्छा, जास्कर रेंज में एक ऊंची चोटी भी है जो भारत की हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी का नाम क्या? माउंट कामेत। माउंट कामेत। माउंट कामेत कहां पे है? उत्तराखंड। भारत की तीसरी सबसे ऊंची, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उसका नाम है माउंट कामेत। क्या नाम है? माउंट कामेत। भारत में हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट कामेत। और माउंट कामेत कहां पे पड़ती है आपकी? उत्तराखंड। कहां पे पड़ती है? उत्तराखंड। माउंट कामेत आपकी उत्तराखंड में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? उत्तराखंड। ठीक है, एक बार देखो यहां तक, आगे चलते हैं फिर बात करेंगे भाई। ट्रांस हिमालय में बेसिक तौर तरीके से देखो तो 3 रेंज हैं। ऊपर से स्टार्ट कर दियो, ऊपर से नॉर्थ है, पहला काराकोरम है, फिर कौन सी है? लद्दाख है, और फिर क्या है? जास्कर। भाई न्यू पूछ लिया, अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, पहला काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। सुन रहे हो? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर साउथ टू नॉर्थ करने तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख हो रहे। ठीक है, चलो चलिए सर। 2019 कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है भाई। 26 जुलाई को भारत ने जीत दर्ज कर ली थी कारगिल पे, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, ये श्रेणी है सर, रेंज है, माउंटेन रेंज। इस तरीके से पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, तीनों जम्मू कश्मीर में। थोड़ा बहुत एरिया जास्कर का, थोड़ा बहुत एरिया हिमाचल में भी, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। उसी में चोटी है, क्या नाम है? माउंट कामेट। कामेट भी लिखा भाई, मैंने कामेत लिखा है, कामेट भी लिखा मिल जाएगा। कामेट एक का बात है। चलो, एक का बात है सर। 2019 में जो भारत रत्न मिला वो किसको मिला? 2019 में जो भारत रत्न मिला, में भाई ये मिला भारत के 13th प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को। प्रणब दा वेस्ट बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल से। और 1984 में, 1984 में दुनिया के सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री का अवार्ड मिला था। दुनिया के सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री का अवार्ड इन्हें कब मिला था? 1984 में। भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया? प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया कब? 2019। इनके अलावा
2019 में दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको मरणोपरांत दिया गया, आफ्टर डेथ ये अवार्ड दिया गया। 2019 में जिन व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया वो व्यक्ति कौन कौन थे? एक नाम क्या था? नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख पॉलिटिशियन फ्रॉम कहां से? ये आपके कहां से थे? महाराष्ट्र से। देशमुख नाम से क्लियर हो रहा होगा। और एक असमिया सिंगर थे, एक असमिया सिंगर थे। असमिया सिंगर का क्या नाम था भाई? असमिया सिंगर का नाम था भूपेन हजारिका। क्या नाम था? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका भाई। असमिया सिंगर का क्या नाम था? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका के नाम पे था भाई। भूपेन हजारिका को दिया गया था, दोनों को आफ्टर डेथ दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। भूपेन हजारिका नाम सुना होगा भाई। असमिया सिंगर है, मैंने बोल दिया पहले ही, ठीक है। भूपेन हजारिका के नाम पे असम के सिंगर है भाई। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल, सड़क पुल, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल भाई। इंडिया का सबसे बड़ा रिवराइन ब्रिज, नदीय सड़क पुल, भारत का सबसे बड़ा नदीय सड़क पुल रिवराइन ब्रिज जो इंडिया का बना हुआ है वो कहां पे है? वो आपका 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पे है। लोहित नदी पे है, लोहित नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भाई। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इस पुल को क्या कहा जाता है? लोहित नदी पे जो पुल है इसे सदिया दोड़ा पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदिया दोड़ा पुल के तौर पे देखते हैं। और सदिया दोड़ा पुल जो है इसका ही नाम बदल दिया गया है। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया। तो कभी भी आए भूपेन हजारिका पुल बड़ा है, 9.15 किलोमीटर की हाइट है। किस नदी पे है? लोहित। लोहित ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। और वैसे इस पुल का नाम क्या है? सदिया दोड़ा। क्या नाम है? सदिया दोड़ा। असम में। कहां पे है? असम के अंदर ही आपका पुल है, ठीक है। और पुला की बात आवे तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे एक रेलवे, और आपका रेलवे का भी ऊपर रेल जान लग रही, सड़क है, फिर रेलवे का भी बना रखा है। यो सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। बोगी बिल। क्या नाम है? बोगी बिल ब्रिज। क्या नाम है? बोगी बिल ब्रिज भाई। सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल कौन सा है? इसका नाम क्या है? बोगीबिल ब्रिज। क्या नाम है? बोगीबिल। कौन सी नदी पे यो भी? सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल आपका कौन सा है? इसका नाम है भाई आपका बोगीबिल। क्या नाम है? बोगीबिल, ठीक है। चलिए, ये 3 व्यक्तियों को मिला है और रिसेंटली ये किसी को दिया नहीं जा रहा है। रिसेंटली इस पे लगा रखी है, मतलब रोक तो नहीं लगा रखी, कहने का मतलब है कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा पूरे भारत में, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका नाम सर्वोच्च सम्मान देश का। तो ये हमारे जो है भारत रत्न के लायक व्यक्ति हैं जिनको मिला हुआ है सर्वोच्च सम्मान, इतने व्यक्तियों को मिला है भारत में, ठीक है। बोगीबिल पुल है सर। कहां पे? बोगीबिल ब्रिज आपका सबसे लंबा ब्रिज है बोगीबिल। क्या नाम है? बोगीबिल, ठीक है। देखना है आपने एक बार। बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। असम अरुणाचल के बॉर्डर पे सर, असम अरुणाचल के बॉर्डर 5 किलोमीटर लंबा है। 25 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था सुशासन दिवस पे। कौन से दिवस पे? सुशासन दिवस पे उद्घाटन किया था इसका। तो ये है भाई बोगीबिल। क्या नाम है? बोगीबिल। नरेंद्र मोदी करता है आजकल जो कुछ करता है उद्घाटन। हाँ सर। भाई मैंने कल आपको बताया था प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति देता है। नहीं, खुद की देखो क्या होता है। हालांकि हाँ, खुद की सिफारिश मंत्रिमंडल का भी हाथ होता है, दे ही देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात ना है, दे देंगे। मोदी साहब ने मिलन हो रहा है न मरणोपरांत 15 में तो मर लिया था मेरे ख्याल से मरणोपरांत। हाँ, अटल जी की डेथ होती। अटल सुरंग की एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता, इसलिए मैंने वहां पे मेंशन नहीं की। 9.02 है, 9.02, ठीक है। चलो भाई, इससे आगे के अवार्ड के बारे में बात करेंगे। इससे आगे के अवार्डों के बारे में बात करेंगे। 3 अवार्ड मैंने लगातार सीक्वेंस में बताए थे, सुनो एक बार जानते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। अभी ये भी कब से दिए जाते हैं? 1954 से दिए जाते हैं। ये भी कौन बांटता है? राष्ट्रपति बांटता है। 26 जनवरी को दिए जाते हैं। बस इनके लिए इतना ध्यान रखना है, पद्म
पद्म कमेटी बनाई जाती है, पद्म सम्मान कमेटी है, पद्म सम्मान कमेटी नाम रिकमेंड करती है और उसके बाद कौन देता है? राष्ट्रपति। हालांकि ये कभी भी पेपर में पूछा नहीं गया कि कौन देती है, पद्म सम्मान कमेटी इसका नाम रिकमेंड करती है और उसके बाद ये पुरस्कार दिया जाता है। देखो भाई हाँ जी, हाँ 26 को ही मिलते हैं। ये भी नहीं पूछेगा सर कब मिले आ रहे हैं। 6 + 9 + 91, ये जो इस साल वाले हैं 2023 वाले जो पद्म पुरस्कार है उनकी संख्या कितनी है? 6 + 9 + 91, 6 + 9 15 हो गए, 91 कितने हो गए? 106। 106 पुरस्कार बांटे गए हैं भाई। पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 106। कितनी है? 106। ठीक है, हाँ जी। 2023 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण जो है वो 6 व्यक्तियों को मिला है। पद्म भूषण जो है ये 9 व्यक्तियों को मिला है और पद्मश्री जो है ये 91 मेंबर्स को मिला है। मेरे ख्याल से नंबरिंग बहुत हो जाएगी, याद करना, ठीक है। लेकिन पद्म विभूषण से तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है। पद्म विभूषण से तो सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। श्री बाला नारायण, श्री बाला नारायण दिल्ली जाकर मुलायम से मिले। श्री बाला नारायण दिल्ली जाकर मुलायम से मिले, ठीक है। श्री से श्रीनिवासन, श्रीनिवासन आ गया भाई। श्रीनिवासन, खाली श्रीनिवासन तभी याद कर लियो। कहां से संबंध रखते हैं? यूएस से। कहां से संबंध रखते हैं? यूएस से। भाई मुलायम वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया? मुलायम। मुलायम सिंह, कौन है मुलायम सिंह यादव? उत्तर प्रदेश से सीएम है। कहां से सीएम है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम है। अखिलेश यादव के पापा हैं। कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के फाउंडर का क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। जाकिर हुसैन, तबला वादक। दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस। बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी, ठीक है। और ये कौन है? नारायण। कौन है? नारायण। कौन से नारायण है? के.एम. नारायण। श्री, हाँ जी, के.एम. भी बोल दो, के.एम. भी बोल दो भाई। जो सीएम थे उसके कर्नाटक वाले सीएम थे ना, जो पूर्व सीएम। हाँ जी, बालकृष्ण दोषी कर्नाटक के पूर्व सीएम है। बालकृष्ण दोषी कौन? वो बताओ। ये यूएसए से इकोनॉमिस्ट थे भाई। बालकृष्ण दोषी कौन है? ये आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट हैं। क्या नाम है? आर्किटेक्ट है। नारायण नारायण याद रख लोगे, नारायण नारायण कर रहे हो तो नारायण नारायण याद रख लियो। बालकृष्ण दोषी को एक पुरस्कार मिला हुआ है 2018 का, प्रित्जगर पुरस्कार। भाई दुनिया में आर्किटेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा है? आर्किटेक्टों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा है भाई आपका?
ये आपका है आर्किटेक्टों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। क्या नाम है उस पुरस्कार का? प्रिट्जगर पुरस्कार। भारतीय कौन है जिन्होंने प्रिट्जगर पुरस्कार जीता था? बालकृष्ण दोषी, अभी डेथ हो चुकी है, इसकी मौत हो चुकी है, और इनको मिला था 2018 में। 2023 का ये पुरस्कार किसको मिला है? डेविड चिपरफील्ड को मिला है। 2023 का ये जो पुरस्कार है ये डेविड चिपरफील्ड को मिला है। डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का प्रिट्जगर पुरस्कार जीता है। 2023 का प्रिट्जगर पुरस्कार किसने जीता है? डेविड चिपरफील्ड। किसने जीता है? डेविड चिपरफील्ड ने 2023 का पुरस्कार जीता है। ये कर्नाटक के सीएम थे, इनको मिला है। ठीक है, सोशल वर्क के लिए मिला है। दिलीप महानोबल्स वेस्ट बंगाल से हैं, ओआरएस के फाउंडर हैं। ओआरएस, भारत में ओआरएस को लाने वाले कौन है? भारत में ओआरएस को लाने वाले कौन है? क्या नाम है? दिलीप महालनोबिस। तबला वादक कौन है भाई? जाकिर हुसैन। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को इससे पहले दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं छोटे वाले, एक पद्मश्री भी मिल चुका है और दूसरा भाई पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्मश्री भी मिल लिया और पद्म भूषण भी मिल लिया। पद्मश्री इसको कब मिला था? पद्मश्री इसको मिला था 1988, 1988 में, 1988। पद्म भूषण कब मिला था? 2002। कब मिला था? 2002। और अब ये पद्मश्री पद्म विभूषण कब मिला है? पद्मश्री 88 में, भूषण 2002 में, और पद्म विभूषण कब मिला है? 2023। कब मिला है? 2023। ठीक है, कब दिया गया है ये पुरस्कार? आपका साल 2023 में दिया गया। कब दिया गया है? 2023। 2023 में ये पुरस्कार दिया गया। देखो भाई एक बार, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, यहां तक किसी का भी कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, ओरल राइकोहाइड, जो ये ओरल राइकोहाइड जो तरल वो होता है उसको, हाँ नारायण बोल लो, कृष्णा बोल लो, एक क्या बात है? आर्किटेक्ट और कोई कौन है? लो जी, के एम लिख रखा है, इसका मतलब कृष्णा है तो है। यूएसए से संबंधित है भाई, भारतीय नागरिकता श्रीनिवासन, पर यूएसए से है, इनको मिला है सोशल वर्क के। ठीक है, सारे क्लियर हैं। मुलायम सिंह यादव की भी डेथ हो चुकी है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। ये 6 के 6 याद रखने भाई। वो जो कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, के तक कृष्ण बना है, ये फुल फॉर्म कर लो, कृष्ण लिख लो, नारायण की जगह कृष्ण। नारायण तो कृष्ण है, बेरा है तुमने, है ना? चलो इतना कर लेना, नारायण की जगह कृष्ण। अपनी ट्रिक है, या तो घर की बनाई थोड़ी बहुत उरेन परेन तक करी। चलो ठीक है, कर लेना यहाँ तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।